इमेजिन करो तुम एक फैक्ट्री में 12 घंटे काम कर रहे हो, लेकिन प्रॉफिट का ज़्यादातर हिस्सा फैक्ट्री ऑनर ले जाता है। क्या ये फेयर है? इसी सवाल ने जन्म दिया सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। आज हम जानेंगे कैसे वर्कर्स और कैपिटलिस्ट की लड़ाई ने दुनिया की हिस्ट्री बदल दी। तो हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान AKA सिजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। एक फिर से इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री SCERT का मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। जैसा नाम चैनल का वैसे ही काम है। अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 मीडियम इंग्लिश, तो ये चैनल आपके लिए। फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट तो था ही, अब और इम्पॉर्टेंट होने वाला कुछ दिन के बाद। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप 2 वीडियोज़ में पढ़ा, और जितनी चीज़ें पढ़ा रहे हैं वीडियोज़ में वो काफ़ी रहेगा। आपके पास बुक नहीं है, कुछ नहीं है, नोट्स नहीं बनाना, मत बनाओ। बट इतना है कि जो बोले कि ये इंपॉर्टेंट है उसको एटलीस्ट एक सिंगल पेपर में लिख लो, एग्ज़ाम में देखना, कुछ दिन में एग्ज़ाम है, वही सब क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, ओके। तो बेझिझक आराम से भरोसा कर सकते हो, 2-3 साल से यही सब करते आ रहे हैं, 2-3 साल से ज़्यादा, है ना। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कम्युनिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। ठीक है, ये चैप्टर NCERT में नहीं है, तो यहाँ पढ़ लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ यहाँ पे। हालांकि ये छोटा चैप्टर है, लेकिन फिर भी इसको दो हिस्से में करेंगे। ठीक, ओके, आराम से चीज़ों को। ये सारे चैप्टर्स हैं SCERT फॉलो कर रहे हैं। क्रैकर बैच फटाफट से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आते ही रहेंगे, है ना। इसमें सब चीज़ों को, सब्जेक्ट्स के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, सारी चीज़ें विद स्पेशल हमारा बोर्ड बूस्टर जो आने वाला है 21 जून को। फिर डी कोड सीरीज, माइंड मैप सीरीज एंड टेस्ट सीरीज। वीकली टेस्ट भी हो रहा है सिर्फ 399 में अभी तक। हो सकता है कुछ दिन प्राइस बढ़ जाए, तो फटाफट से इस नंबर पर मैसेज कर लेना, क्योंकि इसमें सब कुछ मिलेगा जो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, और वो ये पूरे साल का प्राइस है। चलो स्टार्ट करेंगे। जो हमारा टर्म्स है, चैप्टर है सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। इससे अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। ठीक है, 1-2 पर्सनालिटी है जिससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। मेरी वीडियोस देखने से तुमको 3-4 फ़ायदा तो है ही, लेकिन फिलहाल मैं 2 फ़ायदा बताता हूँ। पहला, तुम्हें कम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जितना है कम पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, तुम्हें इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि क्या ऑब्जेक्टिव आता है, क्या सब्जेक्टिव आता है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी तुम रिवीजन करो, जब भी तुम पढ़ने बैठो, तो उन चीज़ों को तुम ज़्यादा फोकस करो। ऐसा नहीं कि वही तुम रट रहे हो, बट ज़्यादा तुमको उस फोकस करना है उस पर, है ना। ओके, नोट्स नहीं लिखना, मत लिखो, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए एटलीस्ट उसको लिख लेना। ठीक है, चलिए आते हैं। सबसे पहले क्या है सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो डेफिनेशन ये सब जाने से पहले ओवर चीज़ समझते हैं कि क्या है ये सोशलिज्म, क्या है ये कम्युनिज्म। सोशलिज्म एक ऐसा आइडियोलॉजी, मतलब ऐसा सोच को कहते हैं जो कहता है कि सोसाइटी में इक्वालिटी यानी समानता होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। किस हिसाब से? इनके हिसाब से कहना है कि गवर्नमेंट को अमीर और गरीब के बीच में गैप कम करना चाहिए। किसका कहना है? ये सोशलिज्म का कहना है, उनका आइडियोलॉजी है, उनका क्या है, उनका सोच है सोशलिज्म का, कि भाई साहब ऐसा होना चाहिए, गवर्नमेंट को अमीर और गरीब के बीच में गैप कम करना चाहिए। ठीक है, ओके, ये चीज़ है। और कम्युनिज्म, इनका क्या कहना है? इनका एक स्टेप आगे है। ठीक है, ये कहते हैं कि सोसाइटी में ना कोई अमीर हो ना कोई गरीब, सब लोग इक्वल होंगे। ये तो बोले कि ठीक है अमीर गरीब में गैप नहीं होना चाहिए, ये बोले नहीं, ये अमीर गरीब टर्म्स ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनका ये आइडियोलॉजी है। तो ओवरऑल तुमको चीज़ें थोड़ी चीज़ें समझ में आएगा कि हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, बोथ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म दोनों चाहते हैं क्या? इक्वालिटी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना, समानता होनी चाहिए। कहाँ पे? हमारे सोसाइटी में। क्या तुमको लगता है सोसाइटी में समानता है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इक्वालिटी है ही नहीं, चाहे वो किसके जेंडर के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, कास्ट के बेसिस पे हो, या बहुत सा, जैसे अभी तो स्टेटस के बेसिस पे हो, है ना। कभी कभी तुम लोग क्या बोलते हैं, फ़ोन के बेसिस पे भी कर लेते हैं, पढ़ाई के बेसिस पे कर लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, ओके, ये सब चीज़ें कोई बात नहीं। एवरी पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। इनका कहना है कि हर एक पर्सन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, है ना।
अगर वो 10 kg खाना खा रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, तो दूसरे को भी खिला। ऐसा नहीं कि नहीं वो अमीर है, वो ज़्यादा, जैसे होता है ना शादी वगैरह में कि अमीर लोगों को ज़्यादा हम लोग दावत देते हैं, ठीक है, ऐसा होता है ना कि हाँ, क्या थिंकिंग, क्या मेंटालिटी कि अमीर लोग हैं तो गिफ्ट वगैरह अच्छे आएंगे, है ना, ओके। और जो गरीब होते हैं, नहीं, उनको चलो बुला लो, थोड़ा बहुत उनको अलग से बैठा के खिला के भेज दो। क्यों? क्योंकि वो लोग गिफ्ट नहीं देंगे। तो ये भी एक आइडियोलॉजी हो गया, है ना। चलो, लेकिन यहाँ ये लोग क्या चाह रहा है कि नहीं, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, कोई डिस्क्रिमिनेशन पीपल के बीच में कोई भेदभाव ना हो, सबको इक्वली देखा जाए, है ना। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलना चाहिए। ये ओवरऑल कहानी का स्टार्टिंग था। आपको थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिए, ये आपको डिफरेंस या फिर डेफिनेशन, हमने तो डिफरेंस लिख दिया, आपको डेफिनेशन के तौर पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशलिज्म, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिज्म, इस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। या तो पॉसिबिलिटीज़ है कि डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, आई थिंक रिसेंटली 24 या 25 के मॉडल आपके प्री बोर्ड में आया था, या फिर 26 के मॉडल पेपर में आया था ये क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि रिसेंट में मैंने बनाया तो ये चीज़ें शायद मैंने देखा हूँ, है ना। ओके, खैर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें सोशलिज्म का क्या कहना है कि देखो, गिव इम्पोर्टेंस टू सोसाइटी, ठीक है, पहला तो सोसाइटी को इम्पोर्टेंस दो। अगर तुमको चीज़ें याद नहीं होता, फॉर एग्जांपल कुछ याद नहीं होता मेरे जैसा, चीज़ों को हिस्से में तोड़ दो। कैसे? इंपॉर्टेंस देता है सोसाइटी को, ठीक है। क्या ट्राई करता है? रिड्यूस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को कम करता है, ब्रिंग लाता है इक्वालिटी सोसाइटी में, ठीक है। ये लोग क्या बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंट रोल अदा करना चाहिए इन इक्वालिटी हटाने में, है ना, ओके। उसको क्या लाना चाहिए? इक्वालिटी लाना चाहिए सोसाइटी में, है ना, ओके। इनका कहना है कि पीपल आर गिवन वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, पीपल को वर्क दो उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग। पता चला तुम किसी मजदूर को लेके आ गए है 50-60 साल का, अब तुम उसको बोलेंगे चलो भाई साहब तुम एक काम करो, ये ब्रिक्स जो है, ये ईंट है, इसको छत पे लेके जाओ, नहीं हो पाएगा, है ना। तो इनका कहना है कि उनका वर्क दो, कोई भी काम दो तो उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग दो, है ना, और पेड भी करो उनके वर्क के अकॉर्डिंग, है ना। अगर वो ज़्यादा काम कर रहा है तुम उसको ज़्यादा सैलरी दो, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो कम सैलरी दो, है ना। किनका कहना था ये? बेसिकली ये सोशलिज्म का कहना था। मतलब जो सोशलिस्ट या सोशलिज्म आइडियोलॉजी वाले सोच वाले थे, उनका तो सिंपल सा कहना था कि गवर्नमेंट को अमीर और गरीब का बेसिकली गैप करना चाहिए, मेन था आइडियोलॉजी था, ये थोड़े से उनके बारे थे। अब कम्युनिज्म क्या कहना था? वो क्या चाह रहे थे कि कम्युनिस्ट के बारे में बात करेंगे तो वो लोग चाह रहे थे कि भाई साहब ये जो गवर्नमेंट है, ये जो वो लोग कम्युनिस्ट चाह रहे थे, या कम्युनिज्म की बात करें, नॉट कम्युनिस्ट, ठीक है, कम्युनिज्म, है ना, वरना बात ही अलग हो जाएगा। तो वो लोग चाह रहे थे कि भाई साहब गवर्नमेंट खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि वो बिलीव करते थे कि जो गवर्नमेंट है सपोर्ट करते रिच पीपल को, है ना, ओके, जो लोग दूसरे का शोषण करते हैं, है ना, उनको सपोर्ट किया जाता है। जो कम्युनिस्ट का कहना ये था, या कम्युनिज्म का कहना ये था कि हम लोग जो है दो क्लासेस के बीच में स्ट्रगल करते हैं, या तो रिच या तो वर्कर एंड पुअर पीपल, ठीक है। जिसके कारण से क्या हो रहा है? रेवोल्यूशन, है ना, ओके। जो हायर क्लासेस है वो शोषण करता है लोअर क्लासेस का, उनसे काम कराता है ना, उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया करता है, उनको जितना वेजेस होते हैं, अमाउंट होते हैं काम का, उसको नहीं दिया जाता है ना। तो ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी लेके तो ये सब लेके आ रहा है। इसीलिए ये लोग चाह रहे थे कि भाई साहब गवर्नमेंट ही खत्म हो जाए, है ना, ओके। आफ्टर दिस इक्वालिटी विल कम इन द सोसाइटी, एवरीवन गेट इक्वल इकोनॉमिक कंडीशन। इनका कहना था कि भाई साहब जब इक्वालिटी आ जाएगा तो सबको इक्वल नंबर ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये बोलना, इनका ये कहना था कि जो सैलरी है उनको उनके नीड्स के अकॉर्डिंग देना चाहिए, ना कि अमाउंट ऑफ वर्क। जैसे मुझे अभी पैसे की बहुत ज़रूरत है, लेकिन मैं कुछ नहीं करूँगा तो क्या मुझे देगा? नहीं। लेकिन इनका ये कहना था कि नहीं भाई साहब एक काम करो कि पर्सन के नीड्स के अकॉर्डिंग तुम उसको पैसा दो, है ना कि उसके अमाउंट ऑफ वर्क कितना उन्होंने काम किया। किनका कहना था? ये कम्युनिज्म का कहना था। तो ओवरऑल अगर डेफिनेशन पूछने बोले या देने बोले तो तुम इस हिसाब से बस दे सकते हो, ठीक है, ओके। चलो अब आते हैं, ये आखिर जो सोशलिज्म है ये कब ओरिजिन हुआ, कहाँ से आया, है ना, ओके, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये चीज़ें अब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो आइडिया ऑफ सोशलिज्म है, यानी जो गवर्नमेंट की बात करें, है ना, ये लोग क्या सोचते थे? फटाफट बताओ, ये लोग क्या सोचते थे कि गवर्नमेंट क्या करे, इक्वली हम लोग को सबको ट्रीट करे। हालांकि दोनों चाह रहे थे, लेकिन ये क्या चाह रहा था? बेसिकली गवर्नमेंट अमीर और गरीब के बीच में गैप को कम कर रहे हैं, है ना, ये चाह रहे थे सोशलिज्म वाले। अब ये चीज़ें स्टार्ट कब हुआ? 18th सेंचुरी में,
ड्यूरिंग आफ्टर द कब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। सोशलिज्म कब स्टार्ट हुआ? 18th सेंचुरी में, ठीक है। कब? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। इसमें क्या हुआ, क्योंकि यहीं से तो चीज़ें स्टार्ट हुआ, जो फैक्ट्री ऑनर था, यानी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है तो फैक्ट्री ऑनर और जितना भी कैपिटलिस्ट लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, वो लोग जो है वर्कर्स के साथ बैडली ट्रीट करते थे। वर्कर्स के पास कोई राइट्स नहीं था, है ना, ओके। कब कितना भी काम करा ले, मतलब अगर कोई किसी का काम करते डेथ हो जाए, अभी तो मिल जाता कंपनसेशन, कुछ मुआवजा मिल जाता, तभी ऐसा कुछ नहीं था, है ना। बहुत चीज़ें बैडली तरीके से चल रहा था, है ना, ओके। इसी तरीके से जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है ये धीरे धीरे स्ट्रांग होते जा रहा था, है ना, ओके। और इकोनॉमिक कंडीशन उनका तो बहुत अच्छा होते जा रहा था, क्योंकि फ़ायदा उनको मिल रहा था, प्रॉफिट उनका हो रहा था, लेकिन जो वर्कर्स है वो लोग और बद से बदतर हालात होते जा रहे थे, है ना। तो सोसाइटी बेसिकली दो हिस्से में डिवाइडेड थे, कैपिटलिस्ट क्लास एंड वर्कर क्लास। ये आपको इंपॉर्टेंट आएगा, कैपिटलिस्ट क्लास एंड वर्कर क्लास। कैपिटलिस्ट क्लास मतलब जो रिच लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, है ना। वर्कर क्लास जिसमें लेबर्स, वर्कर्स लोग आते हैं, ठीक है। इसी टाइम में कुछ थिंकर्स आए, है ना, कुछ राइटर्स आए जिन्होंने वर्कर्स की हेल्प की, है ना। उन्होंने बेसिकली पीपल को इंट्रोड्यूस किया न्यू आइडियाज़ टू इम्प्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। देखो, हर बार बाल भी तो बचाने नहीं आएगा, है ना। जैसे तुमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा कोई आया, फिर तुमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में देखा, इटली में देखा, थिंकर्स आ रहे हैं, देशभक्त आ रहे हैं, जैसे गरीबाल्दी आए, है ना, आए कि नहीं, महात्मा गांधी आए, राइटर्स आए। देखो अभी जब नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। एंड देन जब तुम एक चैप्टर नंबर है प्रेस कल्चर, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 हिस्ट्री का SCRT, उसमें तुमको बहुत सारे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, तो कितने तरीके से हेल्प हुआ था। तो इसी तरीके से उसी टाइम पे इन जैसे सच्चे देशभक्त, बड़े देशभक्त आए, थिंकर्स लोग आए, उन्होंने बेसिकली हेल्प किया वर्कर्स का। उन्होंने न्यू आइडिया लेके इंट्रोड्यूस किया, है ना। उसी आइडिया को बोलेंगे सोशलिज्म। मतलब भाई साहब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अमीर और गरीब के बीच में गैप को कम करना चाहिए, है ना, ओके। चलो, और ये आपका डेफिनेशन है, 2 नंबर में आप लिख लीजिएगा। कैपिटलिस्ट क्लास क्या होता है एंड आपका लेबर क्लास क्या होता है, ये आपकी 2 नंबर के डेफिनेशन है, और इसका ऑब्जेक्टिव किस हिसाब से पूछता है आपको बोल देते हैं। कैपिटलिस्ट क्लास को हम लोग बोर्जुआ कहते हैं, या फिर बॉर्जियस क्लासेस, ठीक, ओके। तो ऐसे पूछता है कि बोर्जुआ ऑल्सो नोन एज कैपिटलिस्ट क्लास, ये दूसरा ही नाम है। इसमें बेसिकली क्या होता है, मालिक, है ना, ओके, जो पूंजीपति वाले लोग होते हैं। इसमें क्या होता है, सिंपल सा, जो इज़ मेड अप ऑफ पीपल हु ओन मीन ऑफ प्रोडक्शन, बेसिकली फैक्ट्रीज का मालिक, बिजनेसेस वाला का मालिक, है ना। ये लोग इन्वेस्ट करते हैं मनी, कैपिटल, ताकि गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर सके, है ना, और इससे क्या कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके, है ना। ये चीज़ें कंट्रोल करते, दे कंट्रोल रिसोर्सेस, ये हायर करते वर्कर्स, ठीक है, और ज़्यादातर बेनिफिट यही लोग उठाते इस सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में, ठीक है। तो आपको डिफाइन करने दे सकता हो सकता है कैपिटलिस्ट क्लास ऑल्सो नोन एज, इस हिसाब से आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा हमारा आता है क्या, लेबर क्लास। इसमें बेसिकली हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, प्रोलेटरेट, है ना। इस हिसाब से पूछ सकता है कि प्रोलेटरेट क्लास ऑल्सो नोन एज, तो लेबर क्लास, यानी बस 2 नाम है आपको इस हिसाब से बिहार बोर्ड के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। इसमें बेसिकली इसमें डू नॉट आउन मीन ऑफ प्रोडक्शन, अपना मीन ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, है ना। बेसिकली ये क्या करते हैं, लेबर्स होते हैं, ठीक है, अर्न करते हैं चीज़ें काम करके, फैक्ट्रीज में, फार्म्स में, बिजनेसेस में, है ना। और ऑनर कौन होते हैं, कैपिटलिस्ट क्लास, है ना। ये लोग को लेस कंपनसेशन कंपेयर टू द वैल्यू दे प्रोड्यूस, जितना उन लोग प्रोड्यूस करते हैं उसके हिसाब से बहुत कम मिलता है, किसको, लेबर क्लास को। ये डेफिनेशन आ सकता है, और ये आपका कैपिटलिस्ट क्लास और लेबर क्लास का डेफिनेशन आएगा, और किस नाम से जानते हैं, ठीक है, ओके। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म्स, यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स की चीज़ें स्टार्ट अब ज़्यादा हो जाएंगे। ये आपके सब्जेक्टिव दोनों अलग अलग पूछे जा सकते, हो सकता है सिंगल भी पूछा जाए। क्या नाम है, यूरोपियन सोशलिस्ट, ठीक है, ओके। क्या है इनका, क्या थिंकिंग था, उनके बारे में जानते हैं। बेसिकली यूरोपियन सोशलिस्ट जो है ये थिंकर्स थे, है ना। ये लोग ये सोचते थे, इनका ये सपना था कि जो सोसाइटी में लोग हैं एक दूसरे का शोषण ना करें, है ना, एक्सप्लॉयटेशन ना करें, मिलजुल कर रहे,
मिलजुल के काम करें, इनका यही मानना था, इनका यही थिंकिंग था। लेकिन जहाँ से द फर्स्ट यूरोपियन सोशलिस्ट, ठीक है, हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल डेवलपिंग सोशलिस्ट आइडिया वाज फ्रेंच थिंकर, क्या नाम है, सेंट साइमन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है आपको बिहार बोर्ड कि फर्स्ट ये यूरोपियन सोशलिस्ट इनमें से कौन सा है, तो सेंट साइमन। कहाँ से है, फ्रेंच थिंकर है, ठीक है, ओके। ये क्या काम किए, सोशलिस्ट आइडिया डेवलप करने में इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था। ये बिलीव करते थे कि स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, स्टेट यानी गवर्नमेंट और सोसाइटी क्या है, शुड क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ताकि पीपल जो है वर्क साथ में कर सके, है ना, या फिर एक साथ काम कर सके, ना कि एक्सप्लॉयटेशन कर सके एक दूसरे का, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे और एक साथ काम करें, है ना। इनका ये कहना था कि उसकी वर्किंग एबिलिटी के, क्योंकि सोशलिज्म का तो यही कहना था कि वर्किंग एबिलिटी के बेसिस पे पैसा दो, है ना, और उसको अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, यानी कितना काम करता है उसके अकॉर्डिंग तुम उसको पैसा दो और एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम दो। इनका ये कहना था, कैसे साइमन का कहना था। आउटसाइड फ्रांस कुछ और भी इम्पॉर्टेंट थिंकर्स आए जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते थे। एक ब्रिटेन इंडस्ट्रियल जिसका नाम क्या था, रॉबर्ट ऑर्न, ठीक है, ये नाम याद रख सकते हैं। ये भी पूछता है कि ये भी क्या है ना, ओके, ठीक, ओके। कभी नाम दे देगा, ये क्या थे, ब्रिटिशर्स थे, वो क्या थे, फ्रेंच थे। इस हिसाब से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बनता जिनके बारे में 5 नंबर 2 नंबर 1 नंबर PYQ भरा पड़ा रहेगा आपको, ठीक है, हो जाए। क्या है, कार्ल मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। कार्ल मार्क्स की बात करें, ये पैदा हुए थे 5 मई 1818, ठीक है, कहाँ पे, राइनलैंड, इंपॉर्टेंट है, जर्मनी में, ठीक है। किस फैमिली से बिलोंग करते थे ये, ज्यूज फैमिली में, ठीक है। इनका फादर का नाम हेनरिच मार्क्स, ठीक है, ओके, एक फेमस लॉयर थे, ठीक है, ठीक। इन्होंने बाद में क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट किया, ठीक। ये जो है यानी कार्ल मार्क्स की बात करें, अपना एजुकेशन बॉन यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई की, लेकिन इन 1836 ये बेसिकली बर्लिन यूनिवर्सिटी में चले गए, यहीं से उनका लाइफ चेंज हो गया। ये किससे इम्प्रेस थे मार्क्स साहब, ये आइडियोलॉजी ऑफ हेगेल के आइडियोलॉजी से इम्प्रेस थे। इन्होंने शादी की बचपन के प्यार से जिनका नाम था जेनी इन 1843। इन्होंने पब्लिश किया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन 1848, जिसको हम लोग मदर ऑफ सोशलिज्म के नाम से जानते हैं। इन्होंने एक चीज़ लिखा, क्या, दास कैपिटलिस्ट, कब, इन 1867, जिसको बाइबल ऑफ सोशलिस्ट कहा जाता है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 6 7 8 9, मतलब ये जो जितने जितने मैंने लाइन की ना, ये सब MCQ है 1-1 नंबर के। अब तुमको चीज़ें बताते हैं। कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली कार्ल मार्क्स ये 5 मई 1818 में जर्मनी में ज्यूज फैमिली में पैदा हुए, ठीक है। इनके फादर क्या थे, लॉयर थे, उनका नाम था हेनरिच मार्क्स, ठीक है, ओके। ये बेसिकली बर्लिन यूनिवर्सिटी में गए, यहाँ पे उनका लाइफ चेंज हुआ, है ना। वो इम्प्रेस थे किसके, हेगेल की आइडियोलॉजी से, ठीक है, ओके। इस बात को याद रखिएगा। अपना चाइल्डहुड फ्रेंड जेनी के साथ उनका शादी हुआ, डेट इंपॉर्टेंट है, इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पब्लिश किया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, है ना, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये बेसिकली बुक्स था, ठीक है, बुक्स वगैरह लिखे थे, जिसमें इन्होंने वर्कर्स को, ठीक है, यूनाइट होने का एक मैसेज दिया, है ना, ओके। इसमें उन्होंने एक फेमस सा स्लोगन दिया था, आपकी बुक में है नहीं है, ठीक है, नहीं है, कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, जितने भी वर्कर्स हो यूनाइट हो जाओ, ठीक है, ओके। इन 1848, जिसको मदर ऑफ सोशलिज्म कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को क्या बोला जाता है, मदर ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, ओके। इन कब आया था, 1848। इन्होंने एक के दास कैपिटलिस्ट ऑल्सो नोन एज को क्या बोला जाता है, बाइबल ऑफ सोशलिस्ट, कब, बेसिकली कब आया था, ये 1867, डेट, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कुछ डॉक्ट्रिन ऑफ मार्क्स, ये 2 नंबर के क्या है समझते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स के कुछ आइडियाज़ जिनके बेसिस पे कम्युनिज्म बना,
ठीक है। ये आपको सब्जेक्ट में पूछते हैं, कार्ल मार्क्स के बारे में पूछ देगा, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ मार्क्स के बारे में 5 है, थ्योरी ऑफ डायलेक्ट्रिकल मेटेरियलिज्म, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, है ना। इस हिसाब से चीज़ों को एक एक करके देखते हैं, ठीक है। नाम थोड़ा डेंजरस लग रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आते हैं डायलेक्ट्रिकल मेटेरियलिज्म, थ्योरी ऑफ डायलेक्ट्रिकल मेटेरियलिज्म, ठीक है, ओके। इनका इस थ्योरी में क्या कहना था, हालांकि थ्योरी पूछेगा नहीं, बस नाम याद कर लेना इसमें से कौन कौन सा है। इस थ्योरी में क्या कहना था, मार्क्स कहते थे कि दुनिया में हर चेंज जो होता है ना वो एक कॉन्फ्लिक्ट के कारण की वजह से ही होता है ना। कोई भी चेंजेस क्यों होता है, लड़ाई होने के बाद ही होता है, कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद, है ना, ओके, टकराव होने के बाद ही चेंज होता है। जैसे किंग वर्सेस पीपल, रेवोल्यूशन हो जाता है, तो पहला थ्योरी इनका यही था। थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल सेकेंड वाला, और ये जो है सबसे फेमस थ्योरी माना जाता है, ठीक है, कार्ल मार्क्स का, है ना। इसमें कहते हैं कि हिस्ट्री असल में रिच और पुअर पीपल की लड़ाई को हिस्ट्री है, ठीक है। मतलब कि जो हिस्ट्री है वो बेसिकली रिच और पुअर पीपल की जो लड़ाई है उसी लड़ाई को इन्होंने हिस्ट्री कहा। जैसे ये रिच क्लास और लोअर क्लास के बीच में जो चीज़ें हुआ है ना, इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, ओके। थर्ड है द मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। इनमें कहते हैं कि हिस्ट्री को समझने के लिए रिलीजन या किंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी और मनी, ठीक है। फोर्थ क्या है, थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड सरप्लस वैल्यू। ये थ्योरी इस तरीके से बोर्ड में पूछ सकते हैं ये किसका थ्योरी है ना, इस हिसाब से। इसमें बेसिकली एग्जांपल के तौर पे समझो, कोई चीज़, कोई एक आदमी जो है जैसे वर्कर है, 100 रुपये का सामान बना दे, ठीक है, ओके। जैसे कोई भी सामान बनाया, बिस्किट बनाया, 100 रुपया लगा, ठीक, ओके। लेकिन उसका मजदूरी जो है वो 100 रुपये का तो सामान बनाया, उसका मजदूरी 30 रुपया है, लेकिन 70 रुपये तो प्रॉफिट किसका गया, ऑनर को मिला, तो ये तो शोषण हो रहा है। तो यही चीज़ इसमें इस थ्योरी में उन्होंने बताया, ठीक है। जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रहा है, सरप्लस वैल्यू, वो तो अब जो ऑनर है वो फ़ायदा उठा रहा है ना, ओके। उन फिफ्थ है स्टेबलाइजमेंट ऑफ स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी। कोई क्लासलेस मतलब अपर क्लास, लोअर क्लास, ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट का ज़रूरी नहीं होना चाहिए। किन के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि सबको इक्वली जब रहेगा, इक्वली ट्रीट करेगा तो कोई ज़रूरी नहीं है ना, ओके। तो ये सब क्या है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ मार्क्स हैं। हो सकता है सब्जेक्टिव में 2 नंबर में दे दे कि डॉक्ट्रिन ऑफ मार्क्स, ऑब्जेक्टिव में इनमें से कौन सा है या इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, ओके। इनके अकॉर्डिंग यानी मार्क्स के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को 6 स्टेजेस में बांटा गया है, ठीक है, ओके। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस के साथ, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस हिसाब से याद करा देंगे, टेंशन मतलब। एज ऑफ प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर क्या आया, स्लेव एज आया, फिर क्या आया, फ्यूडल एज आया, फिर कैपिटलिस्ट एज आया, फिर सोशलिस्ट एज आया, एंड देन कम्युनिस्ट एज आया। ये क्या है, उनका कहना था कि हिस्ट्री को हम लोग बेसिकली 6 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग हिस्ट्री क्या है, ये जो किंग वगैरह का नहीं, पुअर और जो लोग, अमीर लोग के बीच में लड़ाई, ये हिस्ट्री है ना, ओके। चलो, पहले हम लोग क्या थे, प्रीमेटिव, कोई भी है प्री, हम इसको याद करने का तरीका बता रहे हैं क्योंकि सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 पूछता है बिहार बोर्ड, है ना, ओके। सबसे पहले एज ऑफ गो, है ना, मैनी ईयर ऑफ गो, ऐसे पढ़ते हो ना बहुत सारे हिस्ट्री में, है ना, यानी बहुत पहला हम लोग क्या थे, स्लेव थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुए, हम लोग फ्री हो गए, है ना, याद करने का। फिर फ्री होके क्या बना, बेसिकली कैपिटल बना हमारा, है ना, मतलब बेसिकली इंडिया, इस तरीके से याद रख सकते हो, है ना, कैपिटल बन गया। फिर क्या बना, छोटे छोटे स्टेट बने, है ना, फिर उसके बाद क्या बने, सिटी बने। तो इस हिसाब से तुम सीक्वेंस को याद कर सकते हो। अगर इस हिसाब से चीज़ें याद हो तो अच्छी बात है, वरना तुम इस हिसाब से कि हम लोग क्या थे, सबसे पहले एज एगो, इस हिसाब से आता है, ये पहला नंबर में आ जाएगा। क्या थे, स्लेव थे, तो स्लेव दूसरा नंबर में। फ्री हुए, है ना, तो फ्री कितना, 3 नंबर में, है ना। फिर क्या बना, हम लोग कैपिटल बनाए, ठीक है, मान लो इंडिया, ठीक। फिर धीरे धीरे हम लोग क्या बनाए, सोसाइटी बनाए, है, या फिर स्टेट बनाए, इस हिसाब से। फिर स्टेट के अंदर क्या बनाए, हम लोग छोटे छोटे कम्युनिटी बनाए, या तुम सिटी बनाए, कुछ भी हिसाब से एक चेन टाइप का याद कर सकते हो, जिससे एक आधा ऑब्जेक्टिव आता है कि स्लेव एज के बाद कौन सा एज आया, या कैपिटलिस्ट के बाद कौन सा आया, है ना, इस हिसाब से पूछता है, ठीक है, ओके। स्लेव, फ्यूडल, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट,
ये आपके स्टेजेस है जो इंपॉर्टेंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। और अगर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछना हो तो कार्ल मार्क्स, डॉक्ट्रिन ऑफ मार्क्स और उनके अकॉर्डिंग हिस्ट्री ऑफ एजेस ऑफ हिस्ट्री या स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री, इस हिसाब से 5 नंबर के पूरी क्वेश्चंस पूछ सकता है ना। ओके, मार्क्स ने कुछ इंटरनेशनल मीटिंग किया जिसके कारण से कुछ चीज़ें आया, ठीक है। फर्स्ट इज इंटरनेशनल एंड सेकंड इंटरनेशनल, आज के वीडियो में बात करेंगे। फिर बोल्शेविक रेवोल्यूशन, फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। ओके, फर्स्ट इंटरनेशनल स्टेबलाइज हुआ कब? बेसिकली आपका 1864 में। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट था सोशलिस्ट मूवमेंट के लिए, है ना। कार्ल मार्क्स ने बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। उन्होंने बेसिकली क्या बोला अपने स्पीच में, है ना, वर्कर्स को क्या दे कैन गेन देयर फ्रीडम बाय देयर ओन एफर्ट्स, ठीक है। उन्होंने अपना स्पीच में कहा कि तुम्हारी फ्रीडम तुमको खुद ही लेनी होगी, है ना। ओके, चलो उसके बाद इफ़ द मीन ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मशीन्स हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, ये तो प्राइवेट हैंड में है, वर्कर्स के कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है। ओके, अगर मशीन प्रोडक्शन इंप्रूव कर सके, है ना, अच्छा प्रोडक्शन भी दे, लेकिन फिर भी इन लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इनका मार्क्स ये बिलीव करते थे जो ऑनर है, कैपिटलिस्ट है, वो लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं क्या? इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वर्कर, ठीक है। ओके, चलो उन्होंने इसमें एक स्लोगन दिया था, नो वर्क विदाउट राइट, नो वर्क विदाउट राइट विदाउट वर्क, ठीक है। ओके, नो वर्क विदाउट राइट, बिना कोई काम नहीं करेंगे, कोई राइट्स नहीं है हमारे पास बिना किसी राइट्स के, ठीक है। बिना राइट्स के कोई काम नहीं करेंगे। जैसे कोई डेथ हो जा रहा है तो कुछ कंपनसेशन नहीं मिल रहा है ना। कोई एक फिक्स टाइमिंग नहीं है कि हाँ इतना से लेकर के इतना, तो जैसा भी है ना कि चलो 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक तुमको काम करना पड़ेगा, है ना। और उनका एक फिक्स्ड वैल्यू रहता है कि हमको इतना 600 700 एंड वट एवर जो भी है। तो ये चीज़ें नहीं था, अगर कराना है तो पूरा रात भर कराएगा, वरना नहीं कराएगा, इसी हिसाब से चीज़ें, और कुछ भी कराएगा, ये चीज़ें था, है ना। ओके, तो फर्स्ट इंटरनेशनल बेसिकली कब स्टेबलाइज हुआ? 1864, ये इंपॉर्टेंट है। ये स्लोगन कार्ल मार्क्स ने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, और तुम्हें अपना फ्रीडम, ठीक है, तुमको खुद लेना पड़ेगा, ये भी किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। सेकंड इंटरनेशनल, ये इंपॉर्टेंट है, बस इसको थोड़ा सा याद रखना। ये बेसिकली 14 जुलाई 1889 को पेरिस में हुआ था, जिसमें 400 रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग 20 कंट्रीज से आए थे, है ना। ओके, ये क्या दिखा रहा था कि मार्क्स का जो बात है, ठीक है, मार्क्स जो है ये कितने तेज़ी से फैले, है ना। ओके, फिर इस मीटिंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक इम्पॉर्टेंस लिया गया, एक इम्पॉर्टेंट डेट जो आपको याद होना चाहिए कि लेबर डे, है ना। डिसीजन लिया गया कि 1 मई शुड बी सेलिब्रेट एवरी ईयर एज अ लेबर डे, इंटरनेशनल वर्कर डे के नाम से जानते हैं। तो पूछता है कि लेबर डे कब मनाया जाता है? तो 1 मई को, है ना। और यहाँ पे डिमांड ये रखा गया कि 8 घंटा ही काम किया जाएगा, 8 आवर, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए फिर धीरे धीरे ये चीज़ें तो अब तो याद रखना कि 1 मई को हम लोग इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर 1 मई 1980 की बात है कि लैक्स ऑफ वर्कर यूरोप से, अमेरिका से आए, स्ट्राइक पे बैठे, प्रोटेस्ट किए। फिर वहीं से आपका जो 1 मई से सेलिब्रेट क्या हो गया, स्टार्ट हो गया ग्लोबली इंटरनेशनल लेबर डे। जिसमें बस इतना याद रखना कि लेबर डे कब मनाते हैं, ये कॉन्फ्रेंस कितने लोग आए थे, ठीक है, ये चीज़ें कौन स्टार्ट किया? आपका कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स से रिलेटेड इतने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ थे, इनको बस ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीडियो में लोग बोल्शेविक रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, क्या कारण है, 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी अभी नोट्स बाकी है बनाना, ठीक है। फिलहाल इतना ही चीज़ याद रखिएगा। इस क्लास में बस तुमको 2-3 चीज़ याद रखना है, कैपिटलिस्ट क्लास एंड सोशलिस्ट क्लास, सोशलिज्म कम्युनिज्म, ठीक है, सब्जेक्टिव में। ओरिजिन में थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव देख लेना। देन ये फ्रेंच थिंकर, ठीक है, एक आए थे ब्रिटिश, 2 चीज़ याद रखना। कार्ल मार्क्स रिलेटेड जितने भी चीज़ें आप इसको रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट पार्ट में इसको फिर से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।